नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में देश के जो वीर पुलिस पदाधिकारी रहे बहादुर, उनकी कथा भी सुनाते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की। केपीएस गिल की पुलिसिंग को आज भी याद किया जाता है। किस तरीके से पंजाब के आतंकवाद का उन्होंने खात्मा किया, पंजाब का वो आतंकवाद जिसे भारत की सेना भी खत्म नहीं कर पाई थी। तो केपीएस गिल श्रृंखला की आज कहानी नंबर 20 है, मतलब 20, और खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 379। तो इस तरीके से खबरों के पीछे में केपीएस गिल की श्रृंखला की शुरुआत हुई थी एपिसोड नंबर 360 से। देखिए, हम किसी फ्लैशबैक पे तो जाते नहीं हैं आजकल। आपको पता है, कहानी हम 1984 की कह रहे हैं। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था स्वर्ण मंदिर में, और स्वर्ण मंदिर के भीतर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसमें भिंडरावाले भी मारा गया। लेकिन इसके बाद जो यह माना जा रहा था कि हिंसा खत्म हो जाएगी, हिंसा खत्म नहीं हुई और हिंसा चलती ही रही। तब केपीएस गिल आईजी बीएसएफ जम्मू थे, उनका मूल कैडर असम मेघालय था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया में देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई। और हत्या उन्हीं 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी जिनके बारे में पहले प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा था कि इन्हें हमें हटाना होगा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि देखिए, जाति और धर्म के आधार पर हम किसी को अपने साथ रखने का फैसला नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने उन दोनों सिख बॉडीगार्ड्स को बुला लिया था जिन्होंने बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। खैर, तो देखिए, केपीएस गिल जो जम्मू में तैनात थे, वे मूल रूप से पंजाब के रहने वाले, पंजाब की सेवा करना चाहते थे और मौका उन्हें मिला। पंजाब के हालात बहुत ही विकराल थे। तो सितंबर 1984 में केपीएस गिल पंजाब पहुंचे और उन्हें बनाया गया पंजाब आर्म्ड पुलिस का आईसी, इंस्पेक्टर जनरल, और साथ में उन्हें आईजी ऑपरेशन की जिम्मेवारी दी गई ताकि पूरे पंजाब में जो आतंकी हरकत है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अभी केपीएस गिल तैयार ही हो रहे थे, तब तक दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में एंटी सिख राइट्स हुए, मतलब सिख विरोधी दंगा हुआ। बहुत जगहों पर संघार हो गया और कहा यह जाने लगा कि यह कांग्रेस संपोषित इस सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस का हाथ है। तो केपीएस गिल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि देखिए, मैं पहले भी इस बात से सहमत नहीं था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी को सलाहकारों ने गलत सलाह दी थी। फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिख दंगे हुए सिखों के खिलाफ, उसने पंजाब की आबो हवा को और खराब कर दिया। जो आतंकवाद खत्म होना चाहिए था वह आतंकवाद और बढ़ गया। जो खालिस्तान की मांग कर रहे आतंकी थे, उन्हें बैठे बिठाए ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाद में सिख विरोधी दंगों ने एक खुराक दे दी, जबरदस्त खुराक दे दी, जिसके कारण उनका समर्थन बढ़ता चला जा रहा था। खैर, केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैं सितंबर 1984 में आईजी पीएसी, मतलब पंजाब आर्म्ड पुलिस पहुंचा, पीएपी, तो उन्होंने पाया कि देखिए, यहां तो कुछ है ही नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी है। पुलिस को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, कोई सिस्टम ही नहीं है। वे आईजी ऑपरेशन भी थे। उन्होंने पड़ताल शुरू की कि जो अब तक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, उनके इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट कहाँ हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। कहीं कुछ भी नहीं। मतलब पंजाब की पुलिस खत्म कर दी गई थी। केपीएस गिल स्पष्ट रूप से मानते थे कि देखिए, सेना पंजाब की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। सेना के पास कोई लोकल इनपुट नहीं होता है। सेना तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, और जब तक आपके पास इनपुट ना हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस ना हो, तब तक आप सेना से किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो केपीएस गिल बिल्कुल आश्चर्य कि ऐसे में तो कोई काम ही नहीं होगा, और पंजाब पुलिस बहुत ही डेमोरलाइज है। केपीएस गिल को संस्मरण है कि जब हमने पंजाब आर्म्ड पुलिस और इस आईजी ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली
तो हमने ये देखा कि कोई भी पंजाब पुलिस का पदाधिकारी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता है। और जब हमने पूछा कि पहले आपने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तो आपने रिकॉर्ड्स क्यों नहीं बनाए, आपने डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था बहुत सारी पूछताछ होती सीनियर लेवल पर, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। अब बड़ा सवाल ये कि जब पंजाब पुलिस के प्राधिकारी ही कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई एसएचओ बनना नहीं चाहता था, तो फिर एक्शन प्लान क्या हो? केपीएस गिल को असम का अनुभव था, लेकिन यहां तो आपको शुरुआत जीरो से भी नीचे से करनी थी, क्योंकि जिनके बूते आप आईजी ऑपरेशन थे और पंजाब आर्म्ड पुलिस के मुखिया थे, वह आपके साथ चलने को तैयार नहीं थे। तो केपीएस गिल को लगा कि इस तरीके से तो कुछ मिलना नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि आतंकी रहते कहां हैं, आतंकी बनते कहां हैं, आतंकी आतंक करने के बाद ठिकाना कहां पाते हैं, उनके खिलाफ हमें सूचनाएं देने वाला कोई है कि नहीं है, मतलब पुलिस के दोस्त और दुश्मन की पहचान भी नहीं थी। तो केपीएस गिल ने सोचा अब क्या करें। तो केपीएस गिल ने सलाह दी कि देखिए, हमें जालंधर में तो मैं आ गया जहां सबसे खराब स्थिति है, लेकिन हमें वैसे जिलों में एसपी ऑपरेशंस तैनात करने होंगे जहां हालात ज्यादा खराब हैं। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की गई और केपीएस गिल ने कहा कि देखिए, अब पंजाब कैडर के आईपीएस और एसपी लेवल के प्राधिकारी को वहां तैनात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे काम करने में हिचक रहे हैं। इसलिए हमें वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, सीआरपीएफ से और अन्य पारामिलिट्री फोर्सेस से एसपी को लाकर तैनात करना पड़ेगा एसपी ऑपरेशंस के पद पर। तो सरकार ने यह बात मान ली। तो केपीएस गिल कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने एक खांचा खाका तैयार करना शुरू किया और समझाने की कोशिश की, पुलिस बल में नया मनोबल पैदा करने की कोशिश की, जोश भरा, जो करप्शन था उसे दूर किया और साथ में जो डेमोलाइज थे उनके भीतर ताकत भरी। तो केपीएस गिल कहते हैं कि अब मैंने कहा कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी इनपुट है टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में, देखिए मैं बार बार जो कहता हूं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, तो अभी तो केपीएस गिल को प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर भी काम करना था, डिटेक्शन एक अलग चुनौती थी। तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के बारे में जितनी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को एक रजिस्टर में बंद करते चलिए। और इस तरीके से केपीएस गिल ने एक खाका तैयार करने के लिए सभी जिलों के अलग अलग रजिस्टर खोले। और केपीएस गिल को इस बात का स्मरण है कि देखिए, जब मैंने सभी जिलों के रजिस्टर खोल लिए, एसपी ऑपरेशंस तैनात किए गए, तो हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पंजाब में 13,000 गांव हैं। तब की बात हो रही 1984 की, जब पंजाब चल रहा था, पंजाब में खालिस्तान की मांग हो रही थी और आतंकी गतिविधियां बिल्कुल चरम पर थी। तो पंजाब में कुल 13,000 गांव, लेकिन इनमें 75% जो आतंकी हैं, जो पंजाब में उस समय आतंक पैदा कर रहे थे, वे मात्र 220 गांव से आते हैं। तो सोचिए, 13,000 गांवों में से सिर्फ 220 गांव ऐसे थे जो पंजाब में आतंक पैदा करने वाले आतंकियों को पैदा कर रहे थे, छुपा रहे थे और आतंकी गतिविधियों का केंद्र बने हुए थे। तो केपीएस गिल ने एक नया प्लान तैयार किया कि देखिए, हम किसी आतंकी अभियान को, आतंकी के खिलाफ लड़ाई को तभी जीत सकते हैं जब हमारे साथ जन समर्थन हो। तो केपीएस गिल ने कहा कि जब 13,000 गांवों में से 220 गांव ही हैं जो आतंकियों के समर्थक हैं, आतंकियों के जन्मदाता हैं, तो हमें 220 गांवों को छोड़कर बाकी 13,000 गांवों में एक नैतिक समर्थन प्राप्त करना होगा, क्योंकि विस्तार रोकना है। यह नहीं हो कि 220 गांवों से यह बढ़ते बढ़ते 500, 1000, 2000 और 4000 गांवों तक बढ़ जाए। तो केपीएस गिल ने कहा कि देखिए, 2 तरीके से ऑपरेशन चलाइए। जहां जिस गांव में लोगों ने आतंकियों को शरण नहीं दिया, आतंक को गलत माना, वहां
लोगों को कहिए कि आप पंजाब की स्थिति सुधारने में मदद कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर वे 220 गांव जहां आतंकी ही आतंकी हैं, वहां बिल्कुल कहर बनकर टूट पड़िए, ताकि उन्हें लगे कि पुलिस जो है एक्शन में आ गई है। केपीएस गिल तो मान ही रहे थे कि जो आर्मी है वह समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। तो केपीएस गिल ने अपने कार्यकाल के दौरान में बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से काम करते हुए पंजाब आर्म्ड पुलिस को एक सशक्त बल के रूप में फिर से खड़ा करने की कोशिश की। और हुआ वही कि इंडियन आर्मी को पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के कारण वापस बुला लिया गया। जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाले लोग थे, उन्होंने समझा कि आर्मी की जो मौजूदगी है, इसके कारण पंजाब में असंतोष और बढ़ रहा है। तो जब आर्मी वापस चली गई, तो अब पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी पंजाब आर्म्ड पुलिस और पंजाब पुलिस पर आ गई। तो केपीएस गिल की चुनौती बढ़ गई। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, इस चुनौती से मैं निपटने लगा था और मुझे लग रहा था, मुझे भरोसा हो गया था कि पंजाब की पुलिस को हम फिर से उतना ताकतवर बना देंगे जिससे वे इस मौजूदा चुनौती को अपने से निपट लें। लेकिन तभी पंजाब में सत्ता का हस्तांतरण होना प्रारंभ हुआ। अर्जुन सिंह गवर्नर थे पंजाब के, राज्यपाल, और वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, यह बात 1985 की है। केपीएस गिल को याद है कि यह चुनाव कराना कितना कठिन था। चुनाव हिंसक हुआ था, आतंकी भी शांत नहीं बैठे थे। 20 अगस्त 1985 को पंजाब में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। और जब चुनाव संपन्न हुए, तब अकाली दल के सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ चले। उन्हीं के नेतृत्व में पंजाब सरकार का गठन होना था। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि अभी सुरजीत सिंह बरनाला को शपथ लेनी थी। इसके पहले ही अर्जुन सिंह ने, राज्यपाल अर्जुन सिंह ने उन्हें बुलाया और कहा कि क्या आप इस चुनौती को निपटने के लिए तैयार हैं? केपीएस गिल ने कहा कि मैं चुनौतियों से भागता नहीं हूं और यह तो मेरा जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। तो राज्यपाल अर्जुन सिंह ने कहा कि हम आपको पंजाब का डीजीपी बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसका मतलब यह कि पंजाब के पुलिस के आप मुखिया होंगे और पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कराना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो केपीएस गिल ने सहमति दे दी कि हाँ, हम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, आप मुझे डीजीपी बना सकते हैं। लेकिन जब सुरजीत सिंह बरनाला ने शपथ ले ली अकाली दल के नेता के रूप में, अकाली दल के विधायक दल के नेता के रूप में, तो नए डीजीपी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। राज्यपाल अर्जुन सिंह केपीएस गिल के पक्ष में थे, लेकिन नए मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला वे चाहते थे कि धारीवाल, जो पंजाब के ही रहने वाले थे, उन्हें पंजाब पुलिस का नया डीजीपी बनाया जाए। केपीएस गिल और धारीवाल एक दूसरे को जानते थे, करीबी भी थे। धारीवाल भी मूल रूप से असम कैडर के थे, लेकिन वे कैडर ट्रांसफर कराकर पंजाब लौटे थे। केपीएस गिल को याद है कि धारीवाल ने अपने स्थानांतरण का जो तर्क दिया था कि वे अस्थमा के शिकार हैं, इसलिए पंजाब जाना चाहते हैं। तो अब सुरजीत सिंह बरनाला धारीवाल के पक्ष में। केपीएस गिल ने कहा कोई बात नहीं, धारीवाल ही बन जाए डीजीपी। तो राज्यपाल अर्जुन सिंह की नहीं चली, सुरजीत सिंह बरनाला की चली। धारीवाल पंजाब के डीजीपी बन गए। केपीएस गिल कहते हैं मुझे लगा कि मेरे संबंध तो ठीक ही हैं, तो फिर परेशानी क्या। लेकिन जैसे ही धारीवाल ने पंजाब के डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली, वे अपने को इनसिक्योर फील करने लगे। केपीएस गिल को संस्मरण है इस बात का कि धारीवाल को लगा कि केपीएस गिल के पंजाब में रहते हुए मेरी जो कुर्सी है वह सुरक्षित नहीं है। केपीएस गिल तो काम के लिए जाने जाते थे। केपीएस गिल ने इन बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। तो धारीवाल ने अब एक नया पैंतरा शुरू किया। केपीएस गिल कहते हैं हालात ऐसे बनाए जाने लगे जिसके कारण केपीएस गिल का पंजाब में रहना मुश्किल हो गया। उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं मिलने लगी, चूंकि वे डीजीपी थे और केपीएस गिल आईजी थे। तो केपीएस गिल को लगा कि इस टकराव से बेहतर है कि हम पंजाब से निकल लें।
अब धारीवाल हैं ही, सुरजीत सिंह बरनाला हैं ही, पंजाब की जो चुनौतियां हैं वे निपटे। उन्हें लगता है कि वे अपने रास्ते पंजाब को ठीक कर सकते हैं, तो मुझे क्या परेशानी है, मैं तो सिर्फ पंजाब की शांति चाहता हूं। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं इसके बाद चल पड़ा दिल्ली। मैं दिल्ली गया और दिल्ली में होम सेक्रेटरी से मुलाकात की। उन्हें पंजाब के हालात की जानकारी दी। होम सेक्रेटरी भी चाहते थे कि मैं पंजाब नहीं छोड़ूं, लेकिन पंजाब के भीतर सुरजीत सिंह बरनाला की चीफ मिनिस्टर और धारीवाल के डीजीपी बनने के बाद जो हालात थे उससे वे भी परेशान थे। तो मैंने होम सेक्रेटरी को कहा कि देखिए, आप मुझे दिल्ली बुला लीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफ़र सेंट्रल डेपुटेशन में CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कर दिया जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली में ही तैनात किए जाएं। यदि आप चाहें तो मुझे आप दिल्ली से बाहर भी अधिक चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी देकर भेज सकते हैं। तो होम सेक्रेटरी ने कहा कि देखता हूं। फिर बाद में फैसला हो गया कि केपीएस गिल सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही IG CISF के रूप में तैनात किए गए। तो अब केपीएस गिल पंजाब से मुक्ति पा चुके थे और आप कह सकते हैं कि केपीएस गिल के लिए हालात इस तरीके से पैदा किए गए कि वे पंजाब छोड़कर चले जाएं। तो केपीएस गिल जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य सी हो गई। कार्यालय जाना, जो CISF के DG हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सब कुछ की जानकारी प्राप्त हो। केपीएस गिल अपनी ड्यूटी निभाने में कभी पीछे तो रहते नहीं थे। और जब फुर्सत के क्षण थे तो केपीएस गिल ने यह देखना शुरू किया कि मैं अपनी ज़िंदगी, मतलब अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक कर सकता हूँ। वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते, शाम की बैठकी। आपको केपीएस गिल के बारे में मालूम है कि वे महंगे शराब के शौकीन रहे हैं और उनके वेतन का एक बड़ा खर्च महंगी व्हिस्की के पीछे थी और केपीएस गिल के पास पैसा नहीं बचता था। यदि आपने केपीएस गिल की श्रृंखला शुरू से सुनी है तो आपको मालूम होगा कि केपीएस गिल जब पंजाब में IPS बनकर गए थे तो उनके खर्चे अधिक हैं, यह उनके पिता RS गिल भी जानते थे और हर महीने अपने बेटे केपीएस गिल के खर्चे को बराबर करने के लिए वे एक्स्ट्रा पैसा भेजा करते थे, क्योंकि केपीएस गिल के पिता को पता था कि IPS के रूप में जो तनख्वाह उन्हें मिल रही है उससे उनका खर्चा नहीं चलता है। केपीएस गिल की ईमानदारी पर आज तक किसी ने बट्टा नहीं लगाया। और जब केपीएस गिल असम में SP थे तब उनकी सैलरी कोई 800 रुपये के करीब थी, DIG के तौर पर भी। और असम में सैलरी दूसरे IPS की तुलना में केपीएस गिल की थोड़ी इसलिए कम थी क्योंकि उन्होंने असम की भाषा और असम के कानून की जानकारी की विभागीय परीक्षा पास नहीं की थी। खैर, तो केपीएस गिल अब दिल्ली में, पंजाब में हो रही घटनाओं से वो आहत रहते थे, लेकिन कर क्या सकते थे। वे नहीं चाहते थे कि वहां कोई टकराव हो उनके कारण। केपीएस गिल ने यह महसूस करना शुरू किया कि पंजाब की स्थिति फिर से और ज्यादा विकराल होने लगी है। अब पुलिस ने एक नए तरीके से जो काम करना शुरू किया है वह और अधिक खतरनाक है, जिसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो यह जो नया वर्किंग स्टाइल था, जिसे हम कहते हैं हमारे जैसे क्राइम एनालिस्ट कि पुलिस सीरियस क्राइम को छुपाने के लिए, दबाने के लिए डाटा और अन्य साधनों का इस्तेमाल करती है। तो हुआ यह कि पंजाब में एक नया फैशन शुरू हुआ। फैशन ये कि आतंकी गतिविधियों को, आतंकी घटनाओं को, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, टेररिस्ट क्राइम था, उसे अब ऑर्डिनरी क्राइम के रूप में डिफाइन किया जाने लगा। तो यदि आप आतंकी गतिविधियों को सामान्य अपराध की श्रेणी में ले जाएंगे तो इसका फायदा आतंकी उठाते हैं और उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो केपीएस गिल दिल्ली में यह सब देखकर माथा पकड़ते, लेकिन कर क्या सकते थे। उधर पंजाब में एक नई कमेटी बन गई थी, जिस कमेटी ने एक नया कोहराम मचा रखा था। आतंकियों को छोड़े जाने की बात हो रही थी। यह फैसला भी केपीएस गिल को समझ में ना आए कि आतंकियों को छोड़कर आप आतंकियों के खिलाफ एक और कार्रवाई की बात करते हैं और दूसरी ओर बिना किसी ठोस प्लान के, बिना शांति के आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब में क्या होगा, भगवान ही मालिक है। तो पंजाब की विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और भी खराब होती चली जा रही थी। तभी केपीएस गिल को फिर से एक संदेश आया। एक मुलाकात हुई और यह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, लेकिन
इस मुलाकात से भी रिजल्ट निकलता, केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी बनते आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। इसके पहले पंजाब में एक और परिवर्तन हुआ डीजीपी के तौर पर। तो यह परिवर्तन क्या था, केपीएस गिल की मुलाकात में क्या सब बातें हुई थी, किनसे मुलाकात हुई थी, ये सारी कहानी आपको हम बताएंगे खबरों के पीछे के अगले एपिसोड में, मतलब केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर 21 में। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। हम आपकी कहानी सुनाने के लिए अपनी डायरी के पन्नों को पलटेंगे। कहानी डायरी में नहीं मिलेगी तो रिसर्च टीम को कहेंगे, और मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं केपीएस गिल श्रृंखला की अगली कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।